हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। एंट्री क्लास मैंने पहले वीडियो में डाल चुका हूं, देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे देख सकते। आज मैं स्टेट का सबसे पहला अध्याय ज्योग्राफी से शुरू कर रहा हूं और ये जो है ज्योग्राफी 30 प्रश्न मैं आज करूंगा। इसके पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। अभी जो है प्रेजेंट में नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति से स्टेट का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये इसका विज्ञापन जो है बहुत पहले ही प्रकाशित किया जा चुका था। तो इससे उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा और आप जो है जो पहले जो विज्ञापन दिया गया था स्टेट का, उसी के तहत आपकी पढ़ाई शुरू होगी और जो सिलेबस है या जो एग्ज़ाम है सब उसी प्रकार से होगा। अब रह गई बात स्टेट की। स्टेट जो है आज ज्योग्राफी का मैं पहला अध्याय शुरू कर रहा हूँ। हाँ, तो चलिए हम आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो ये क्लास 10th का है और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे पहला है, कथन संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? तो जिमरमैन ने कहा था, जो कि आपको दिख भी रहा होगा वहाँ, है ना। इसको नोट्स भी कर लेंगे आप और इसे याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन और वन्य प्राणी, ये नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिएगा, अनवीकरणीय संसाधन किसके अंतर्गत आता है? तो जीवाश्म ईंधन, ये अनवीकरणीय संसाधन, एक बार यूज करने के बाद जीवाश्म ईंधन जो है खत्म हो जाता है। चौथा क्वेश्चन, तट रेखा क्षेत्र अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र होते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर तक, इसे आर्थिक क्षेत्र कहला जाता है, अपवर्जक क्षेत्र कहला जाता है। ये इसे भी याद रखेंगे। 200 किलोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा आते रहता है। पांचवा क्वेश्चन है, पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में है। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, उसके बाद फिर हो गया केरला हो गया, फिर हो गया तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, ये जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ जो है पवन ऊर्जा की या सौर ऊर्जा की वहाँ अपार संभावनाएं देखी जाती है, जिसमें सर्वप्रमुख है गुजरात का भुज क्षेत्र। उसके बाद सातवां प्रश्न है, बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बिहार का प्रश्न है, बिहार में चूना पत्थर एवं पाइराइट खनिज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो चूना पत्थर और पाइराइट। आठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी के विचार, क्या विचार थे? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किनका विचार है? तो महात्मा गांधी का। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टेट के लिए खास करके। उसके बाद ये किनका ये अभियान है? तो सबसे 9वां प्रश्न हो गया, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान। 10 हो गया, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा पूछता है। संदीप पांडे वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, ये संदीप पांडे का विचार था, वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार किया जाए। क्योंकि बिहार में जो है वर्षा जल संचय के लिए बहुत बड़ी संसाधन है, यहाँ हर साल बाढ़ आया करती है, इसका संसाधन करके हम और भी बहुत सारा उपयोग कर सकते हैं। तो संदीप पांडे ने का ये विचार था। उसके बाद देखिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये 12वां क्वेश्चन हो गया। स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचारों को रखा गया है। गांधी जी के विचार किस में रखा गया है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसके बाद 13वां क्वेश्चन जो है पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। पृथ्वी सम्मेलन से क्या संबंधित है? तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है।
और 1992 में किया गया था, तो इसको स्मरण रखेंगे। न्यूयॉर्क के में द्वितीय 1997 में ये न्यूयॉर्क में किया गया था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय जोहानसबर्ग में 2002 ईस्वी में इसे किया गया था। उसके बाद क्योटो सम्मेलन पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन किया गया था? तो क्योटो में। क्योटो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं बनारस को कौन सा शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो क्योटो शहर के रूप में। तो वही क्योटो वहीं किया गया था, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान में किया गया था। 1997 में 159 देश भाग लिए थे वो पृथ्वी सम्मेलन में। तो ये पृथ्वी सम्मेलन का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमेशा आते रहता है, इसे याद रखना होगा और इसे नोटबुक में आप लिख लेंगे। 14वां क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय नहीं है, अनवीकरणीय। महत्वपूर्ण प्रश्न कि अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो कोयला। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य है, माने हम लोग जो है बार बार इसका उपयोग कर सकते हैं, पूर्ति योग्य है, मतलब कि ये कभी घटने वाला कभी कमने वाला ये चीज़ नहीं है। तो सौर ऊर्जा ये हो गया। अब हो गया 16वां क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। जितना हम लोग संसाधन का विदोहन करते जाएंगे उसको डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम संसाधन का विदोहन ना करें, इसके लिए इस तरह का वक्तव्य दिया गया है। क्योंकि संसाधन सीमित है और संसाधन यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो एक दिन संसाधन ख़त्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था के रूप में इसे कहा गया है। ये 10वीं बिहार बोर्ड का बुक से लिया गया है और हर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके स्टेट के लिए। उसके बाद देखिए 17वां, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? राष्ट्रीय जो समुद्री सीमा होता है, पहला एक प्रश्न था कि 200 किलोमीटर क्षेत्र जो है आर्थिक क्षेत्र कहलाता है ना। यहाँ कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 12.2 किलोमीटर। हम जो हैं अपने तट रेखा से 12.2 किलोमीटर क्षेत्र को अपना संसाधन कह सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये कहा गया है। उसके बाद 18वां प्रश्न, भारत में कुल उपलब्ध भूमि का 43% भाग पर मैदान का विस्तार है, 30% भाग पर्वत है और 27% भाग पठार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रश्न इससे बन सकते हैं, जैसे भारत में कुल उपलब्ध भूमि कितनी है? तो 43%। उसके बाद मैदान का विस्तार कितना है? तो 30%। पर्वत कितना है? तो 27%। तो 3 प्रश्न इसमें निहित हैं, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न, भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली है। जलोढ़ मृदा कहते हैं जो नदियां अपने द्वारा लाई गई मिट्टी फैला देती है, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो भारत में कितना क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है? तो भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि स्टेट में पूछा गया था। 2011 में भी शायद आया था, ऐसे तो हम देखे नहीं हैं, मगर 2011 में ये सब प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न आए थे। जलोढ़ मृदा, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। इसके आगे हम देखते हैं 22वां प्रश्न, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना तत्व की प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना तत्व की प्रधानता होती है। 23वां प्रश्न, बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ की दियरा भूमि कहते हैं। यह मक्का की भूमि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जितने भी दियरा क्षेत्र हैं सब मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद 24,
काली मिट्टी में एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के तत्व पाए जाते हैं। काली मिट्टी में किसकी प्रधानता? तो एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के। 25वां प्रश्न, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। उसके बाद 26वां प्रश्न, भारत में काली मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। ज़्यादातर साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह फैला हुआ है। उसके बाद देखिए, काली मिट्टी का स्थानीय नाम रैगूर भी है। वहाँ के लोगों से पूछिएगा तो इसे रैगूर कहेंगे। 27वां प्रश्न ये था। 28वां प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल उसमें पाई जाने वाली लोहांश की मात्रा से है। लोहांश मतलब लोहे की मात्रा से, जहाँ लोहा रहेगा लाल हो जाएगा। तो लाल मिट्टी का रंग लाल उसमें पाई जाने वाली लोहांश की मात्रा से है। 29वां प्रश्न, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार 7.2 करोड़ 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला है। लाल मिट्टी 7.2। अब 30वां जो कि अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का, लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। लेटराइट मिट्टी उसको कहते हैं। उसका मुख्य रूप से कहाँ? जहाँ उच्च तापमान हो एवं अत्यधिक वर्षा हो। यानी कौन सा क्षेत्र हो गया? तो असम वाला क्षेत्र, मेघालय वाला क्षेत्र, ये सभी जो है लेटराइट मिट्टी युक्त हैं। तो यहाँ जो है ये कैसे आखिर हुए? तो उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगला एपिसोड जो है इसके बाद 30 के बाद दिखाया जाएगा, 30 के बाद। आप नोट करते जाइए और अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए, जिसमें स्टेट जो है कम से कम ज्योग्राफी का 50 प्रश्न में कम से कम आप जो हैं 45 प्रश्न निश्चित रूप से करके आएंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है। थैंक यू। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।